हेलो दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे। आज हमारा टॉपिक रहेगा राष्ट्रपति का टॉपिक। और हमारी वीडियो में आप एक लंबे समय तक बने रहें, और लंबे समय तक बने रहोगे तो शायद कुछ समझ में भी आएगा। यदि इस टॉपिक में न समझ में आए तो फिर बताना आप, लेकिन आप हमारे वीडियो में लंबे समय तक बने रहें और हम एक बारीकी से समझते हुए चलेंगे, धीरे धीरे और सामान्य से लैंग्वेज में। आज हमारा टॉपिक होगा, एक छोटा सा टॉपिक होगा, और उस टॉपिक का नाम है राष्ट्रपति। ये हमारा टॉपिक होगा आज का, जिस टॉपिक का नाम है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के बारे में हम एक जीरो से लेकर और आगे आगे बढ़ते हुए चलेंगे। प्रेसिडेंट, और वो भी भारत के प्रेसिडेंट के बारे में बात करते हैं। प्रेसिडेंट के बारे में हमारे संविधान के भाग, हमारा जो संविधान है, इस संविधान के भाग 5 में उल्लेख कर रखा है। और आप अनुच्छेद की भी बात करेंगे तो अनुच्छेद में उल्लेख कर रखा है 52 से लेकर 62 तक। हमारे देश के जो संविधान का अनुच्छेद है उसमें 52 से लेकर 62 तक हमारे प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के बारे में उल्लेख लिखा हुआ है। इनकी शक्ति, इनके कायदे, कौन बन सकता है, कितनी उम्र का होगा, ये सब बातें उनमें लिखी हुई है। ठीक है। अब थोड़ी सी हम ये बात करें कि राष्ट्रपति राष्ट्रपति भारत का एक सर्वोच्च पद है। भारत में एक सबसे ऊंचा पद है, सर्वोच्च पद है, कोई नॉर्मल पद नहीं है जो हर कोई धारण कर लेता है। किसी भी देश में शासन व्यवस्था, शासन चलाने के लिए शासन व्यवस्था अलग अलग प्रकार की होती है, जैसे संसदात्मक शासन व्यवस्था, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था, संघात्मक शासन व्यवस्था, एकात्मक शासन व्यवस्था। तो भारत में शासन चलाने के लिए संसदात्मक शासन व्यवस्था भी है, एकात्मक शासन व्यवस्था भी है और संघात्मक शासन व्यवस्था भी है। अब संघात्मक और एकात्मक शासन व्यवस्था को हम अलग करेंगे। इससे पहले हम दो शासन व्यवस्थाओं को पढ़ेंगे, संसदात्मक और एक अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। अब जरा इनकी विशेषताएं सुनिए, विशेषताओं शायद आपको ज्यादा समझ में आएगा। मैं बात करूंगा संसदात्मक शासन व्यवस्था की विशेषताएं। संसदात्मक शासन व्यवस्था भारत में अपना रखी है। एक ऐसी शासन व्यवस्था होती है जिसमें विधायिका से कार्यपालिका का निर्माण होता है, विधायिका का और कार्यपालिका का आपसी निकट का संबंध होता है, जुड़ाव होता है। एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें कार्यपालिका दो भागों में होती है, एक नाम मात्र की कार्यपालिका और एक वास्तविक कार्यपालिका, दो भागों में होती है। नाम मात्र की कार्यपालिका में हमारे राष्ट्रपति होते हैं और वास्तविक कार्यपालिका में हमारे प्रधानमंत्री, उसका मंत्रिमंडल होता है। तो भारत में एक ऐसी शासन व्यवस्था है संसदात्मक। तो संसदात्मक शासन व्यवस्था में भारत के राष्ट्रपति की क्या भूमिका होती है, हम इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो बात करते हैं, सबसे पहले ये जो पद है, राष्ट्रपति का पद है, इस पद का उल्लेख रखकर हमारे संविधान के अनुच्छेद 52 में क्या रखा है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा जो भारत का प्रथम नागरिक कहलाएगा और भारत का सर्वोच्च पद भी होगा। ये राष्ट्रपति पद का उल्लेख रखा हमारे आर्टिकल से 52 में कर रखा है कि भारत में एक प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति होगा और जो भारत का प्रथम नागरिक कहलाएगा। इतनी बात होगी। आगे बात करें अपन, कौन बन सकता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताएं भी होती है और राष्ट्रपति का निर्वाचन भी होता है। तो राष्ट्रपति बनने की योग्यताएं बात करेंगे। योग्यताएं किसकी, राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताएं कुछ जो मूलभूत हैं हम वो बात करेंगे। पहली बात तो देखो, योग्यताओं को उल्लेख किसमें कर रखा है, हमारे संविधान के अनुच्छेद 58 में। 58 में हमारे प्रेसिडेंट की योग्यताओं के बारे में उल्लेख कर रखा है ना, क्वालिफिकेशन के बारे में बता रखा है। तो पहली क्वालिफिकेशन है, एक तो भारत का नागरिक होगा, भारत का नागरिक होना। दूसरी क्वालिफिकेशन है आयु, न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना, न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना। इसके अलावा लाभ के पद पर न हो, लाभ के पद पर न हो। अगली, वह एक ऐसा व्यक्ति, वह लोकसभा, हाउस ऑफ पीपल है ना, लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। जी है, और वो पागलपन, दिवालेपन, ये चीजें तो नॉर्मल है जो हर कोई लिख नहीं। राष्ट्रपति की योग्यता कौन बन सकता है,
योग्यताओं के बारे में हमारे संविधान के अनुच्छेद 58 में उल्लेख कर रखा है साफ साफ शब्दों में। तो देखो योग्यताएं, भारत के नागरिक होना चाहिए, ये बात थोड़ा सा ध्यान से सुनना। भारत का नागरिक, कोई जरूरी नहीं है मूल से हो, वो किस लिए होना चाहिए, भारत का नागरिक। अमेरिका के संविधान में अमेरिका के प्रेसिडेंट के बारे में उल्लेख कर रखा है योग्यता, कि वहां अमेरिका का मूल निवासी होगा जो ही अमेरिका का राष्ट्रपति बन सकता है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, भारत में साफ शब्दों में लिख रखा है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए सिर्फ। आगे देखो, उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, अधिकतम आयु नहीं है, न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। हमारे कुछ राजनीतिक पद ऐसे हैं जिनकी न्यूनतम आयु बता रखी है, अधिकतम नहीं। तो राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु है, अधिकतम आयु नहीं है, और न्यूनतम आयु 35 वर्ष। वह लाभ के पद पर न हो, कौन से पद पर, लाभ के पद पर न हो। वे लाभ का पद हमारे संविधान में कहीं भी उल्लेखित नहीं कर रखा है, इसको कहीं भी परिभाषित नहीं कर रखा है लाभ के पद को। लेकिन ये जरूर बता रखा है कि कौन कौन से पद लाभ के पद में नहीं आते हैं। तो देखिए इस लाभ के पद में कौन कौन से पद नहीं आते हैं। जैसे हमारे राष्ट्रपति का पद हो, उपराष्ट्र वाइस प्रेसिडेंट का पद हो, लोकसभा के सदस्य हो, राज्यसभा के सदस्य हो, और जो विधानसभाएं होती है हमारी, विधानसभा के सदस्य या राज्य व केंद्र के मंत्रीगण, ये हमारे लाभ के पद के दायरे में नहीं आते। ये परिभाषित कर रखा है। बाकी लाभ का पद क्या होता है ये परिभाषित हमारे संविधान में नहीं कर रखा है। बाकी हम कह सकते हैं कि एक ऐसा पद जिनसे उस व्यक्ति को सहायता मिलती हो, कोई फेलोशिप वगैरह बांटता हो, वितरण करता हो, कुछ राजस्व प्राप्त होता हो, ऐसे पदों को हम लाभ का पद कह सकते हैं। लेकिन कोई उपराष्ट्रपति है तो उससे पद से त्याग पत्र देने की आवश्यकता नहीं, वो पद पर रहते हुए राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार बन सकता है। देखो लोकसभा राज्यसभा का सदस्य है, वो भी त्याग पत्र देने की, मंत्रीगण का मंत्री है वो, तो वो से अपने पद से इस्तीफा देने की आवश्यकता नहीं है, वो वैसे भी मंत्री है, वो राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार बन सकता है वो। तो ऐसे पदों को लाभ के पद के दायरे में नहीं रखा है। ये बात हमारे संविधान में बता रखी है कि लाभ के पद में ये नहीं आते। अगली विशेषता है, अगली है योग्यता, कि वह लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। वो सिर्फ लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखना चाहिए, न कि लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। याद रख लेना, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखना चाहिए, न कि लोकसभा का सदस्य हो। ये जो योग्यता ही कर रहा है वो भारत का क्या बन सकता है, प्रेसिडेंट। ये बन सकता है, प्रेसिडेंट बनने के लिए उम्मीदवार बन सकता है, उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन भर सकता है। ये योग्यता राष्ट्रपति की है। आगे बात करेंगे राष्ट्रपति के बारे में। तो राष्ट्रपति का चुनाव होगा, ऐसे नहीं होता है, प्रेसिडेंट का हमारा चुनाव होता है। और चुनाव कैसे होता है, कौन करता है, वो बात करेंगे अपन। तो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, एक चुनाव हमारे संविधान की, पहली बात तो करेंगे संविधान के अनुच्छेद 54 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 में एक निर्वाचक मंडल का उल्लेख कर रखा है। राष्ट्रपति का चुनाव कौन करेगा, निर्वाचक मंडल। इसका उल्लेख हमारे संविधान के 54 में उल्लेख कर रखा है कि राष्ट्रपति का चुनाव, प्रेसिडेंट का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाएगा। अब बात करेंगे इस निर्वाचक मंडल में होते कौन हैं। आप और हम राष्ट्रपति का चुनाव नहीं कर सकते, तो निर्वाचक मंडल करता है। निर्वाचक मंडल में कौन होते हैं ये बात करेंगे। और निर्वाचक मंडल का उल्लेख कर रखा हमारे संविधान के अनुच्छेद 54 में, मतलब 54 में कर रखा है। निर्वाचक मंडल में वो व्यक्ति होते हैं जो प्रेसिडेंट के चुनाव में भाग लेते हैं, मतदान करते हैं। एक ऐसे लोगों का समूह होता है जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है, उसके उस लोगों के समूह को ही हमें एक निर्वाचक मंडल के नाम से जाना जाता है। अब वो कौन होते हैं, वो सुनो, कौन से लोग होते हैं। जैसे मान लो संसद के निर्वाचित सदस्य, संसद के निर्वाचित सदस्य, और जहां राज्य है सभी राज्यों की विधानसभा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य तथा 2 यूटी, कितने, 2, दिल्ली व पुडुचेरी, इनके सदस्य हमारे राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। संसद के निर्वाचित सदस्य
लोकसभा की और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। सभी राज्यों की विधानसभाएं, जैसे मान लो हमारे भारत में 28 राज्य है, तो 28 राज्यों की विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य, इनको हम एमएलए बोलते हैं, वो भाग लेते हैं। इनके अलावा 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, एक तो दिल्ली और एक पुडुचेरी, यानी 100 सदस्य उनके, 30 और 30 प्लस 70, 100 सदस्य इनके, ये भाग लेते हैं दिल्ली पुडुचेरी को। इनके अलावा देखो, जो संसद के निर्वाचित सदस्य हैं, वो एक तो हो गई लोकसभा, एक हो गई राज्यसभा। लोकसभा में कितने सदस्य हैं? कुल मिला के देखोगे, लोकसभा में 545 सदस्य हैं, राज्यसभा में कितने सदस्य हैं? 245। लेकिन ये सभी सदस्य भाग नहीं लेते हैं। कितने लेंगे? 545 में 245 में वो ही सदस्य भाग लेंगे और वो ही निर्वाचक मंडल में शामिल होंगे जो इसके निर्वाचित होते हैं, न कि मनोनीत। अब निर्वाचित कितने होते हैं यहाँ? 543, और 2 सदस्य मनोनीत होते हैं, इसलिए ये भाग नहीं लेंगे और 543 लेंगे। 245 में से 233 क्या होते हैं? निर्वाचित, ये भाग लेंगे, और 12 सदस्य क्या होते हैं? मनोनीत, ये भाग नहीं लेंगे राष्ट्रपति के चुनाव में। और सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, और दिल्ली पुडुचेरी की भी दोनों विधानसभाओं के भाग लेंगे। ये जो दिल्ली और, आगे सुनिए, दिल्ली और पुडुचेरी है, इनको संविधान के मूल में नहीं था। संविधान के मूल का मतलब 1950 में ही संविधान के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते थे। इसका मतलब इसको बाद में जोड़ा है, और बाद में कब जोड़ा है? हमारे संविधान में संशोधन किया, 17वां संविधान संशोधन। आज ये मार्कर नहीं चल रहा है सही तरीके से। 17वां संविधान यानी 70 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल 1992 में इनको जोड़ा गया था। 17वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा इनको बाद में जोड़ दिया गया। इनको जोड़ा गया है 17वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा। इन दोनों युक्ति को बाद में जोड़ा गया है। ये लोगों का समूह है, इसी को हम निर्वाचक मंडल कहते हैं, और यही हमारे राष्ट्रपति के चुनाव में क्या करते हैं? भाग लेते हैं। और ये कहाँ लिखा हुआ? हमारे संविधान के अनुच्छेद 54 में लिखा हुआ है। 543 लोकसभा की और 233 राज्यसभा की। 12 सदस्य लोकसभा के मनोनीत नहीं होते हैं, और 2 सदस्य लोकसभा के और 12 सदस्य राज्यसभा की यहाँ पर भाग नहीं लेते, क्योंकि ये 2 सदस्य और ये 12 सदस्य वो खुद प्रेसिडेंट मनोनीत करता है, नियुक्त करता है, इसलिए ये भाग नहीं लेते। ये हो गए निर्वाचक मंडल। अब निर्वाचक मंडल की आगे बात करें, निर्वाचक मंडल के बाद में निर्वाचन प्रक्रिया कि कौन भाग लेगा, ये हमें पता चल गया। अब निर्वाचन प्रक्रिया, राष्ट्रपति के निर्वाचन में प्रक्रिया, कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? निर्वाचन प्रक्रिया, और प्रक्रिया क्या है? एकल संक्रमणीय, एकल संक्रमणीय समानुपातिक गुप्त मतदान, एकल संक्रमणीय आनुपातिक या समानुपातिक भी लिख सकते हो। एकल संक्रमणीय आनुपातिक, हाँ जी, मार्कर नहीं चलेगा भाई सही तरीके से। आनुपातिक गुप्त मतदान पद्धति, एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त मतदान पद्धति।
एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त मतदान पद्धति, ये है, ये 3 शब्द है, एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त मतदान। अब इनको हम सही तरीके से लिखेंगे दोबारा। एकल संक्रमणीय आनुपातिक, नीचे लिखेंगे तीसरी गुप्त मतदान पद्धति। ये 3 है, एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त मतदान पद्धति। तीनों का अलग अलग अर्थ है। किसी भी देश में शासन निर्वाचन करवाने के लिए 2 प्रकार की चुनाव प्रक्रिया होती है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। इसका अर्थ होता है अग्रता ही विजेता, कि जो सर्वाधिक वोट लाता है वही क्या होगा, विजय होगा। जैसे सरपंचों के, हमारे एमएलए के चुनाव, एमपीओ के चुनाव होते हैं, ऐसे होते हैं, वो हो गए फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, अग्रता ही विजेता, सर्वाधिक वोट लाने वाला ही विजेता। लेकिन दूसरी चुनाव की पद्धति होती है एकल संक्रमणीय आनुपातिक मतदान गुप्त पद्धति। इसमें सर्वाधिक वोट लाने की आवश्यकता नहीं होती है हमें, इसमें एक विजय होने के लिए न्यूनतम कोटा प्राप्त करना होता है, एक निश्चित मत प्राप्त करना होता है, और वो हो जाते हैं तो हम विजय हो जाते हैं। इस एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त मतदान पद्धति से हमारे राष्ट्रपति के चुनाव, उपराष्ट्रपति के चुनाव और हमारी जो राज्यसभाएं होती हैं, इनके सदस्यों का चुनाव होता है। ये 2 पद्धति होती है। अब इसका एक अर्थ होता है एकल संक्रमणीय, इसका मतलब क्या हुआ, वरीयता क्रम में, अर्थ बता रहा हूँ, वरीयता के आधार पर, वरीयता के आधार पर वोट देना सबको, लेकिन वरीयता के आधार पर किसको प्रथम स्थान देना, किसको द्वितीय स्थान, ऐसे डायग्राम बना लेंगे अपन, और सब इनको अलग अलग चुनते हैं। वोट सबको दे कराएंगे, लेकिन वरीयता के क्रम में किसी को फर्स्ट स्थान दे दिया, फिर इसको दे दिया, हमने इसको थर्ड दे दिया, इसको मान लो थर्ड दे दिया, इसको सेकंड, इसको मान लो फोर्थ दे दिया। ऐसे एक उम्मीदवार देगा सबको, यदि 10 उम्मीदवार खड़े हैं राष्ट्रपति के लिए, तो सभी को वोट देकर आते हैं, लेकिन वो वरीयता के आधार पर। एक आया आनुपातिक, इसका मतलब होता है मतों का मूल्य निकालना, मतों का मूल्य निकालना, मूल्य शब्द भी मूल्य निकालना। और गुप्त पद्धति का मतलब गुप्त रूप से इनके क्या होते हैं, चुनाव होते हैं। मतों का मूल्य हमारे जो एमएलए हैं, हमारे जो एमपी हैं, इनके मतों का मूल्य निकाला जाता है। और ये निर्वाचन प्रक्रिया का उल्लेख रखा हमारे संविधान के अनुच्छेद 55 में। अब हम कल मतों का मूल्य निकालेंगे, इतनी देर तक आप बने रहें। ओके।